चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर। ठीक है, हमने पिछले दो क्लासेस में दो प्रकार की बायसिंग हमने देख लिया था। उन दोनों बायसिंग में हमने देखा था कि आपका जो है फिक्स बायस था। ठीक है, फिक्स बायस में हमने देखा था कि बहुत अच्छा आपको जो है बायसिंग नहीं मिल रहा था, और कलेक्टर एमीटर जो आपका फिलहाल एक बायस था जिसमें हम लोग एमीटर बायस सर्किट, एक हमने फिक्स बायस सर्किट पढ़ा है और एक कौन सा पढ़ा था, फिक्स बायस, और एक एमीटर बायस सर्किट। ये दो तरीके के सर्किट हमने पढ़ा था, तो इसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को कमियां ही दिखी। उसके बाद इससे जस्ट आगे हम लोग थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट टर्म्स में चल रहे हैं। बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें स्पेशल क्या किया गया है कि जो आरबी रेजिस्टेंस है, बेस रेजिस्टेंस, पहले वाले में फिक्स बायस में डायरेक्ट वीसीसी से जुड़ा हुआ था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कलेक्टर से इसको जोड़ दे रहे हैं, और कलेक्टर का वोल्टेज इसको फीडबैक की तरीके से मिल रहा है। और कैसा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। ये लास्ट में इसका चल के एक डिसएडवांटेज भी होगा कि इसको निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, इसलिए इसका गेन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि आप देखिए बेस को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, डायरेक्टली बेस रजिस्टर को कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है। यहाँ पे जो आपका जीरो सिग्नल करंट फ्लो होता है वो वीसीसी की वजह से ना फ्लो होकर के किसकी वजह से फ्लो होता है, वीबीसी की वजह से फ्लो होता है। मतलब बेस और कलेक्टर के बीच के वोल्टेज की वजह से फ्लो होता है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, इसकी वजह से ना फ्लो होकर के। इसमें आरबी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है कलेक्टर से, ये फीडबैक का काम इसके लिए करेगा। अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें, हम यहाँ कैलकुलेशन की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम केवीएल लगाएंगे तो वीसीसी ये वाला वोल्टेज माइनस आईसीआरसी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे दो करंट आ रहा है, आईसी प्लस आईबी आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आरसी ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपने डायरेक्टली आरसी ले लिया है। तो इसका रीज़न जानते हैं, आईबी आपका जो होता है वो बहुत कम होता है, आईसी इज मच ग्रेटर देन द आईबी होता है। तो इसलिए आईबी को यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास सर्किट में करंट आपको आईसी आरसी मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम आएंगे ये वाला आईबी आरबी प्लस वीबीई, यहाँ का वोल्टेज वीबीई। ठीक है, अब हमें चूंकि यहाँ से आरबी बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जिससे हम आईबी को कंट्रोल करेंगे यहाँ पे। तो बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वीसीसी माइनस आईसीआरसी वीबी अपान आईबी। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि आईसी इज इक्वल टू होता है बीटा आईबी, तो यहाँ से हम आरबी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और वीसीसी माइनस वीबी बीटा आईबी आरसी अपान आईबी। ठीक है, ये आपका आरबी आ गया। कि हम जो यहाँ रेजिस्टेंस लगा रहे हैं उसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये इन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। ये सारे फैक्टर गवर्न करेंगे कि यहाँ बेस रेजिस्टेंस कितने मान का लगेगा। ठीक है ना, मैंने आपको फिक्स बायस वाले में जब मैंने बताया था कि फिक्स बायस सर्किट में हम लोग एक रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोग बेस से कनेक्ट कर रहे थे, सीधे बीसीसी सप्लाई से यहाँ से कनेक्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था ये फ्यू 100 ओम्स में होगा, किलो ओम्स में होगा, मतलब 100 किलो ओम्स में होगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन इसकी भी वैल्यू हमें जाननी होती है किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना कि 100 किलो ओम्स में ज़बरदस्ती ला के लगा दिए। बात समझ रहे हैं। तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, इनके हिसाब से ये। तो ये जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है तो ये बेस रेजिस्टेंस हमेशा 100 किलो ओम्स में ही आता है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से अब लेकिन इसकी स्टेबिलिटी के लिए हम अगर काम करेंगे तो पहली बात तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसकी स्टेबिलिटी के लिए जब हम लोग काम करेंगे तो कहीं पर भी जब हमें स्टेबिलिटी चेक करना होता है ट्रांजिस्टर का, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, कलेक्टर करंट वीसी, ये क्यू पॉइंट को गवर्न करता है, बीटा वीबी। बात समझ रहे हैं ना। मैंने आपको शुरू में जब पढ़ाया था, तो जब मैंने स्टेबिलिटी आपको पढ़ाई थी, जब मैंने स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट कराया था, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक अच्छा एम्पलीफायर, एक फेथफुल एम्पलीफायर कैसा होता है, जिसमें जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट प्रवाहित हो रही हो, आईसी, मतलब सिग्नल ना देने पर भी एक पर्टिकुलर करंट आपकी फ्लो हो रही हो, कलेक्टर करंट, वो हमारा जीरो सिग्नल करंट था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि बेस एमीटर के बीच का जो वोल्टेज होना चाहिए वो आपका फिक्स होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम के लिए 0.5 और सिलिकॉन के लिए 0.7 से 1 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। मैंने ये पॉइंट्स आपको पीछे की स्टेबिलिटी के कंडीशंस मैंने बताए थे। ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर भी, ये वही चीज़ हम बार बार यहाँ पे जितने भी मेथड हम पढ़ रहे हैं उसी को हम कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अब आईसी देखिए, जो फिक्स बायस सर्किट में आईसी का जो मान हमने पीछे पढ़ा था वही आईसी का मिलता जुलता मान आप देख रहे हैं, आईसी की वैल्यू ये है। अब आईसी यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं कि आईसी किस पे डिपेंड कर रहा है, बीटा पे डिपेंड कर रहा है और बेस एमीटर वोल्टेज दोनों पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है ना, मतलब ये दोनों अगर चेंज होगा तो आईसी का मान क्या होगा, चेंज होगा। VCE आपका होता है VCC माइनस ICRC। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कलेक्टर का लीकेज करंट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो IC आपका बढ़ेगा। अब अगर आपका IC बढ़ेगा तो ये आपका ड्रॉप, ठीक है, बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। और जब ये घटेगा तो आपको नो डाउट्स अगर IC बढ़ रहा है और VC घट रहा है तो Q पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका ऑल ओवर सर्किट एनालिसिस है किसका, बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर β+1 से लेस होता है, मतलब स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, पुअर स्टेबिलिटी होती है, लेकिन फिक्स बायस की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है, वहां पे स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस के लिए हमने क्या निकाला था, S = β+1 आया था, याद है। और स्टेबिलिटी फैक्टर जिसके लिए जितना ज्यादा होगा मतलब वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल सर्किट है। तो यहाँ पे S की वैल्यू हमने ले रखा है क्या, β+1। β+1 का मतलब क्या है कि ये उसके कंपेयर में स्टेबल है, लेकिन फिर भी इतना स्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो ये भी आपका जो है फिलहाल एक बहुत परफेक्ट मेथड नहीं है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये आपका बेटर जो है थर्मल स्टेबिलिटी, फिक्स बायस की तुलना में थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं होती है कि हम इसको जो है फाइनल मान लें और इसको हम लोग यूज़ करना शुरू कर दें। बात समझ रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें निगेटिव फीडबैक जा रहा होता है, जिसकी वजह से गेन कम हो जाता है। कैसा फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, और निगेटिव फीडबैक लगाने से ट्रांजिस्टर का गेन कम हो जाता है। निगेटिव फीडबैक लगाने से क्या होता है, ट्रांजिस्टर का गेन कम हो जाता है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा टर्म्स में, ठीक है। और इसमें अच्छी स्टेबिलिटी भी, मतलब अगर बात करें फिक्स बायस की तुलना में तो अच्छी देता है, बट उतनी भी अच्छी स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है। तो ये ऑल अबाउट हमारा जो है बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर के बारे में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बायसिंग का, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। सबसे पॉपुलर मेथड है और सबसे आपका जो है इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमारा हर एक एम्पलीफायर में आप देखेंगे परफेक्टली यही आपका यूज होता है, ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइडर बायस। यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोग, इसमें हम क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस R1 और R2 एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरीके से यूज़ करते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, VCC जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो इसके क्रॉस का ड्रॉप वोल्टेज होता है वो होता है V1, इसके क्रॉस का जो ड्रॉप वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं V2। मतलब ये वोल्टेज डिवाइडर के रूप में कार्य करता है। R1 और R2 किसकी तरह काम करता है, वोल्टेज डिवाइडर। इसीलिए इसको हम लोग इस सर्किट को पूरा नाम ही दे देते हैं क्या, वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे इंपॉर्टेंट, और यही सबसे ज़्यादा यूज होगा। पूरा का पूरा एम्पलीफायर सर्किट आगे हम जितना भी पढ़ेंगे, एम्पलीफायर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट, जो भी हम सर्किट पढ़ेंगे, हर जगह आपको इतना पार्ट अब कॉमन दिखेगा। इतना आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपको कॉमन दिखेगा। बस एक नई चीज़ आगे चल के जुड़ेगी, जब ये AC पे ऑपरेट होगा, यहाँ एक कैपेसिटर जुड़ जाएगा। वो जब जुड़ेगा तो मैं बताऊँगा कि ये कैपेसिटर क्यों जुड़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें हम सबसे पहले अगर हम आपसे कहें इसमें हमें करंट निकालना हो I1, तो I1 = हो जाएगा VCC/R1 प्लस। अब हमें इसको फॉरवर्ड बायस ले जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास V2 की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो V2 = हो जाएगा I1R2, मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे ना हम यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, VCC/R2/R1 प्लस। कोई कंफ्यूजन है, समझ में आया ये पॉइंट। तो यहाँ से V2 वोल्टेज आपका आ गया, अब ये वोल्टेज जो आपका होता है यही इसको बेस एमीटर जंक्शन को इसके फॉरवर्ड बायस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए सर्किट की एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ से आपने देख लिया कि इस पे जो ड्रॉप वोल्टेज है V2, ये बेस एमीटर जंक्शन को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम V2 का एक, यहाँ पे अगर हम KVL लगाएं बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, V2 = आप कह सकते हैं क्या, VB प्लस VE, या आप कह सकते हैं VB प्लस यहाँ पे आप IE RE,
लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहें, ये लिख सकते हैं नहीं, यहाँ KVL लगा दीजिए ना भाई, यहाँ वोल्टेज क्या है V2, यहाँ आपने KVL लगा दिया, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे हमने KVL लगाया, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? प्लस माइनस वाला दिक्कत नहीं करना चाहिए, कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए किसी भी रजिस्टर में करंट, ये सब बेसिक का टॉपिक है, मैंने आप लोगों को बताया। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप बिल्कुल बेहिचक उसको पूछा करिए, जरा सा भी कोई डाउट हो, ठीक है, हमारा काम ही है बताना है। यहाँ से देखिए करंट आ रही है, तो करंट रजिस्टेंस में जहाँ इंटर करती है वो प्लस टर्मिनल होता है, दूसरा माइनस होता है। तो जब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इसकी वजह से जो भी होगा IR2, I1 R2, इसका पोटेंशियल ड्रॉप जब भी जैसा भी होगा ये यही पोलैरिटी शो करेगा, ये प्लस नीचे माइनस। और ये आपको पता ही है कि ये हमेशा बेस को हम प्लस से, ये NPN ट्रांजिस्टर है ना, तो जब इसको पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, तभी आपका फॉरवर्ड बायस में होगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव VB ऐसा दिखेगा आपको, बात समझ में आया? VB आपको ऐसा दिखेगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे करंट, हाँ यहाँ पे करंट ऐसे आ रही है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ये पोलैरिटी इसके एमीटर जो यहाँ पे जो आपका नी वोल्टेज होता है जिसको आप बोलते हैं, ये जंक्शन का वोल्टेज है, बात समझ रहे हैं? वही सब हम माइनस था तो फिर आपने प्लस लिख दिया यहाँ पे, हाँ जैसे वहाँ पे देखे ना सर, हाँ प्लस उसका फिर प्लस आई वो हमने डायरेक्ट लिखा है, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया। देखिए समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, V2 इज इक्वल टू, यहाँ V2 माइनस VB लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस V इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ अब ये हमने स्टेप लिया है, तो यहाँ V2, हाँ अब देखिए समझ में आया यहाँ तक। अब हमें IERE निकालना है, तो हमें IERE अगर हमें निकालना है तो आप देखिएगा V2 माइनस VB, हमें IE अगर निकालना हो V2 माइनस VB अपान, आपको पता है यहाँ पे एक चीज़ कि IC जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके होता है, तो हम यहाँ पे पुट कर दें IC इज इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस अपान। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ऐसे तो आपको देखने को मिल रहा है कि IC जो है वो फंक्शन है किसका, बेस एमीटर वोल्टेज का, नी वोल्टेज का, और ये डिस्टर्ब कर सकता है इसको। लेकिन इफ V2 इज मच ग्रेटर देन द VB, भाई यहाँ हम रेजिस्टेंस हैवी लगाएंगे, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगर ये मच ग्रेटर देन हुआ तो उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, RE हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा ग्रेटर, हम मतलब क्या है कि यहाँ हमारा R2 की वैल्यू हम बढ़ा के, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा करके इसके इफेक्ट को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अर्थात अब यहाँ पे कलेक्टर करंट इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, मतलब अब यहाँ IC को हम अपने अकॉर्डिंग V2 और RE के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब आप स्टेबिलिटी जैसा चाह रहे हैं, जैसा आप क्यू पॉइंट जहाँ चाह रहे हैं, V2 और RE की वैल्यू चेंज करके आप IC उस तरीके का ला सकते हैं। बात क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि IC यहाँ VB पे तो डिपेंड कर रहा था इनिशियली, जब हमने V2 को बहुत लार्ज नहीं किया था, लेकिन बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एक तरीके से यहाँ के लिए ऐसे ही एडवांटेजियस हो गया कि IC आपका बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, VB पे। इसके भी इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, कैसे? V2 को एक्स्ट्रा लार्ज करके। कैसे कर देंगे? यहाँ रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टेंस हमारा लगा उसको हम बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका तरीका होता है। तो यहाँ से आपको मिल गया IC। अब हमें निकालना क्या है? अब अगर हमें निकालना है इसमें, तो हम निकालेंगे कलेक्टर वोल्टेज। क्या निकालेंगे? कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VC निकालेंगे। तो VC अगर हमें निकालना हो तो VC कैसे निकालेंगे? इधर आप KVL लगा दो इस साइड पे, ये पूरा KVL ऐसे लगता है, यहाँ से शुरू करो, ऐसे चलना शुरू करो, ऐसे ऐसे पूरा ये क्लोज पाथ बनाया जाता है। तो हम अगर यहाँ पे कलेक्टर एमीटर वोल्टेज अगर हम निकालना चाहें बच्चों, तो हम लिख सकते हैं VCC माइनस IC RC माइनस, यहाँ पे जो वोल्टेज है देखिए VCE, ये वोल्टेज कलेक्टर के बीच का वोल्टेज का, यहाँ पे कलेक्टर और इस जंक्शन का वोल्टेज है, तो VCE और माइनस IERE इज इक्वल टू क्या? 0। बात क्लियर है ना? यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? VCE इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे VCC माइनस ICRC माइनस IE। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये हमारा क्या निकल के आया? ठीक, क्या
इसमें हम ये काम कर सकते हैं, अभी हमने शुरू में किया, कर सकते हैं ना। तो वी सी इज इक्वल टू लिखेंगे वी सी सी माइनस आई सी बाहर ले लिया आर सी प्लस आर ई, लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि वी सी जो है ये फंक्शन ऑफ आई सी है, मतलब वी सी अगर आई सी चेंज हुआ तो वी सी भी चेंज हो जाएगा। अगर आपका आई सी चेंज हुआ तो वी सी भी चेंज हो जाएगा। तो इसकी स्टेबलाइजेशन को हम कैसे समझेंगे, ये कैसे स्टेबलाइज आपका होगा सर्किट, स्टेबलाइजेशन अगर इसका हमें समझना है तो इसके लिए सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कहीं पर भी सर्किट में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आईसीयू बढ़ेगा, आईसीयू बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा। बात क्लियर है ना। अब आईसी बढ़ेगा तो फिर क्या बढ़ेगा, आईसीआरसी ड्रॉप बढ़ेगा, और ड्रॉप बढ़ने से क्या होता है, ड्रॉप बढ़ने से क्या होगा, फिर रजिस्टर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा, टेम्परेचर जब आपका बढ़ेगा तो फिर से वही सेम कहानी। लेकिन ये कहाँ तक के लिए वैलिड था, जब तक हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लगा हुआ था, मतलब ये नहीं हमने यूज़ किया था और यहाँ पे एमीटर रेजिस्टेंस नहीं लगा था। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ये बढ़ेंगे वहाँ से कलेक्टर करंट बढ़ेंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि आई ई आर ई ड्रॉप बढ़ेगा, ये आपका ड्रॉप बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अगर आई ई आर ई ड्रॉप बढ़ता है कभी भी, ठीक है, आई ई आर ई ड्रॉप बढ़ेगा तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ आप देखेंगे, अभी मैंने एक इक्वेशन लिखाया था, आई ई आर ई ड्रॉप अगर ये बढ़ रहा है बच्चों तो हमारा वी बी क्या होगा, घटेगा भाई। वी बी ऐसे यहाँ पे इक्वेशन ऐसे करो ना, देखो वी बी इज इक्वल टू वी टू माइनस आई ई आर ई, तो ये वहाँ से बढ़े तो ये, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई हमारा वी बी ई घट रहा है। अब जब वी बी घट रहा है तो ये कहाँ का वोल्टेज है, बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज। अब जब ये घटेगा तो ये घटते ही तुरंत ये क्या कर देगा, कहेगा कलेक्टर करंट बेटा तुम नीचे आ जाओ धीरे से, इनको घटा देगा। अब कहने का मतलब यहाँ से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ये सब बढ़ता गया कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ देखिए एमीटर पे रेजिस्टेंस लगाने से जो ड्रॉप हुआ इसने वीबी को कम कर दिया, और वीबी क्या है, बेस एमीटर के बीच का कट इन वोल्टेज है, और ये जैसे ही कम होगा कट इन वोल्टेज, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कम होगा तुरंत आपका क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टर करंट कम होना शुरू हो जाएगा। और जब कलेक्टर करंट आपका कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर से अपना जो स्टेबिलिटी था ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा। मतलब आप यहाँ एक चीज़ देखने को आपको मिल रहा है, पहली बात बीटा और वीबी का ज़्यादा प्रभाव नहीं कलेक्टर करंट पे पड़ रहा था। रही बात टेम्परेचर की, टेम्परेचर की वजह से कलेक्टर करंट अगर चेंज भी हो रहा था तो हमारे पास जो एमीटर पे रेजिस्टेंस लगा है वो उसको फिर से क्या कर रहा है, अपने इनिशियल पॉइंट पे लेकर आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना भाई। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, कलेक्टर करंट या तो ट्रांजिस्टर पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा था, उसकी वजह से इफेक्ट होता था ये वाला, देखिए। तो अब यहाँ पे हमने इस तरीके के इसके अरेंजमेंट किए, ऐसा सर्किट ले आए हम लोग कि आईसी ना तो बीटा पे डिपेंड कर रहा है ना ही वीबी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे नेगलेक्ट हो जा रहा है, इतना हाई हम वोल्टेज V2 रख रहे हैं। अब रही बात आगे चल के टेम्परेचर से आने वाली प्रॉब्लम, तो टेम्परेचर से आने वाली प्रॉब्लम को हमने क्या कर दिया, RE लगा करके बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। अब ये RE जो होता है ये निगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, निगेटिव फीडबैक, मतलब अब ये पूछा भी जाता है कि RE पर होने वाला ड्रॉप किस तरीके का काम करता है ट्रांजिस्टर के लिए या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए, तो निगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है। कैसे, क्योंकि ये इस पर जो ड्रॉप हुआ वो इनपुट को घटा दिया ना, तो इनपुट को घटा दिया मतलब ये निगेटिव फीडबैक हो गया। बात क्लियर है। तो ये ऑल ओवर था आपका जो है वोल्टेज डिवाइडर बायस के बारे में। वोल्टेज डिवाइडर बायस आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। बीबी कम होगा तो बेस करंट कम होगी, बेस करंट कम होगा तो आपका जो है इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, नोट कर लीजिएगा, स्टेबिलिटी इसकी S इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स जब 1 होगा तो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सर्किट है, ये बहुत अच्छा जो है स्थायित्व प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका जनरली जो है हम लोग लेकर आइडियली चलते हैं, और अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली तो स्टेबिलिटी फैक्टर इतना कम नहीं होता, ये आइडियल वैल्यू है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। तो ये
10 लेकर के चलते हैं इसके लिए, जो इन प्रैक्टिस लेकर के चलते हैं। लोग बोलते हैं ना ये प्रैक्टिकली वैल्यू बताओ, तो प्रैक्टिकली एस इज इक्वल टू 10 लेकर मान के चलते हैं। और आइडियली अगर आप देखेंगे तो एस इज इक्वल टू 1, मतलब ये बेस्ट सर्किट है आपका स्टेबिलिटी के लिए। मतलब ये जो बायसिंग है ये सबसे अच्छी बायसिंग है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बायसिंग सबसे अच्छी है, मतलब ऑप्शन दे करके पूछ सकता है। तो आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग अच्छी है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये कंप्लीट आपका जो है, जो हमने बायसिंग अभी तक पढ़ाया है, बायसिंग की ये पूरी समरी है, ठीक है। 4 प्रकार की बायसिंग हमने पढ़ा था, ये उसकी समरी है पूरा। आपको जो ध्यान में रखना है, ये आपका बेस बायस है। बेस बायस में आपने ये सर्किट देखा था, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्यू पॉइंट वैल्यूज़ के लिए IC आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE होता है। कलेक्टर करंट की जो वैल्यू आती है यहाँ पे, वो आती है बीटा VCC माइनस VB अपान RB, ठीक है ना। ये पूरी कलेक्टर करंट की वैल्यू है। इस पर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है, तो इन्हीं सब फॉर्मूलों का हम लोग यूज़ करते हैं। और आपका कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, मतलब VCE की वैल्यू अगर बात करें तो VCC माइनस ICRC, ये आपका यहाँ पे VCE की वैल्यू। यही दोनों हमारे मेन यहाँ पे जो है फिलहाल कंपोनेंट्स हैं, जिनके बारे में हम पूरी जानकारी देख रहे थे सर्किट एनालिसिस के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट आपका था एमीटर बायस सर्किट। एमीटर बायस सर्किट में 2 सप्लाई लगी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे RB आपका ये ग्राउंड था। आपने यहाँ क्यू पॉइंट के लिए ये वैल्यू लिया था, IC आपका आया था VE माइनस VB अपान RE प्लस RB अपान बीटा। यहाँ पे VCE की वैल्यू जो थी वो VCC प्लस VEE माइनस IC, और ये ब्रैकेट में आपका RC प्लस RE। ये आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, ये आपका कलेक्टर करंट का हो गया। आपको सिर्फ यही मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी कलेक्टर करंट बीटा पे डिपेंड कर रहा है, VB पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी कलेक्टर करंट बीटा पे डिपेंड कर रहा है और VB पे डिपेंड कर रहा है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर भी ये जो आपका कलेक्टर करंट आया, यहाँ पर भी बीटा पर डिपेंड कर रहा है, VB पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये हम लोग जब इसकी कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी कि अगर VC बहुत ज़्यादा मच ग्रेटर देन हो, और कई कंडीशन हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे IC आपको सब में दिख रहा है जहाँ बीटा पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ आकर के देखेंगे तो यहाँ पर कलेक्टर करंट आपका कहीं पर भी बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये आपका कलेक्टर फीडबैक बायस है, ये आपका बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर बायस है, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायस के बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, और यही हमारा अब आगे चल के ट्रांजिस्टर सर्किट में हर जगह सबसे ज़्यादा यही यूज़ होने वाला है। तो यहाँ आपको IC देखने को मिल रहा है कि ये बीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो V2 वोल्टेज होता है, V2 जो यहाँ का ड्रॉप होता है, V2 वोल्टेज, अगर इस वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये भी प्रभावी नहीं रहता, ये इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके इफेक्ट को। तो VC आपका ये फॉर्मूला हो गया और IC का ये हो गया। तो ये ऑल अबाउट हमारा जो है समरी था किसका, ट्रांजिस्टर बायसिंग का, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर बायसिंग किस तरीके से एक ट्रांजिस्टर जो है स्टेबल तरीके से काम कर सकता है। अब ये पूरी तरीके से बायसिंग पढ़ने के बाद अब आप ये समझ लीजिए कि एक ट्रांजिस्टर एक फेथफुल एम्पलीफायर बनने के लिए तैयार है, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है एम्पलीफायर पढ़ेंगे, और एम्पलीफायर में जब हम ये सब बातें करेंगे कि यहाँ पे ये डायोड, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर या कुछ भी ये क्यों लग रहा है, बैटरी क्यों लग रही है, जैसे ही मैं बोलूँगा बायसिंग के लिए तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि बायसिंग का क्या मतलब है, क्यों हम बायसिंग कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की, ठीक है। जब हम आगे अभी सर्किट एम्पलीफायर जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ इसको हम यही बताएंगे कि ये बायसिंग के लिए लगा हुआ है। कौन से प्रकार की ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा अच्छा इसके लगाने से ये फ़ायदा हुआ था, IC हमारा कंट्रोल में था, VC भी हमारा कंट्रोल में था, जिसकी वजह से हमारा क्यू पॉइंट क्या है, स्थिर था, ठीक है। तो बायसिंग का ये पूरा कंप्लीट आपका जो है आज टॉपिक बायसिंग पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पलीफायर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं।